आज का जो कंपनी है वो कंपनी का नाम है स्टील कास्ट लिमिटेड। ये कंपनी के नाम में ही कहीं ना कहीं स्टील कीवर्ड है और कास्टिंग यहाँ से समझ में आता है। ठीक है, तो इसका बिजनेस भी वही है, स्टील को ये कास्ट करती है। करीबन 3,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो उसके बाद 35 का पी है। यहाँ पर डेट इक्विटी जीरो है, मतलब कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। पर एज यूजुअल जो हम करते आते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है वो समझते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट नहीं समझोगे तब तक आप कोई भी साइक्लिसिटी, कौन से सेक्टर से उसको कंपनी को अफेक्ट होगा, कौन से सेक्टर से बूस्ट मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला काम यही है कि प्रोडक्ट को समझना, प्रोडक्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से देखिए ये फोटो, यहाँ पर आपको किसी तरीके के टूल्स नजर आ रहे हैं। ये किसी तरीके के टूल्स है, राइट। यहाँ पर कुछ टूल्स जो है वो उससे आप रिलेट कर पाओगे। जैसे ये एक टूल है, ये आपने खुदाई करती मशीन जो होती है, जिसको हम नॉर्मल तरीके से जेसीबी बोलते हैं, पर जेसीबी एक कंपनी का नाम है, वो प्रोडक्ट का नाम नहीं है, राइट। वो एक्सकेवेशन करता है, खुदाई का काम करता है। तो जो खुदाई करने का मशीन होता है, वहां पर इस तरीके का एक टीथ होता है और ये बकेट बोलते हैं उसको। इसके आगे जो होते हैं उसको टूथ बोलते हैं और टीथ बोलते हैं, और ये बकेट वाला पार्ट है। ठीक है, सिमिलरली ये भी जो है ये एक तरीके का टीथ हो गया, और ये बाकी के जो पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके के बड़े वाले, मतलब जहां पर माइनिंग का काम हो रहा हो, माइनिंग में बहुत ही हैवी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, हैवी ऑटोमोबाइल यूज होता है। आपको यहाँ पर ये नाम दिख रहे होंगे। सबसे पहला है अर्थ मूविंग, दूसरा है माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग, तीसरा है रेलवे, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, एनर्जी। मतलब जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर इस तरीके के जो भी मशीन यूज होंगे वहां पर स्टील कास्ट के प्रोडक्ट लगते हैं कहीं ना कहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो आगे का हिस्सा जो है इसको टूथ बोलेंगे, ठीक है, और ये जो है इसको बकेट बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो खुदाई करके सामान होता है ना, जमीन का जो मलबा होता है वो इसके अंदर भरा जाता है। तो इसका मेन काम कहां पर है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है, माइनिंग में ज्यादातर करके होता है, जहां पर बहुत हेवी डिगिंग करना होता है वहां पर इसका यूज होता है। कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कस्टमर से रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हमें इस तरीके की डिजाइन वाला ये टूथ और ये बकेट बनाना है। तो सबसे पहले जब कस्टमर से रिक्वायरमेंट आएगी तो इंजीनियरिंग टीम जो है कंप्यूटराइज टूल का यूज करके ये डिजाइन जनरेट करेगी, और डिजाइन बनने के बाद सबसे बाद में क्या करेंगे, मोल्ड बनाएंगे। इस तरीके का सैंड और स्पेशल मटेरियल से बना हुआ ये मोल्ड है। उसके बाद क्या किया जाता है, तो ये जो स्क्रैप होगा स्टील का, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इस तरीके की फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। 1600 डिग्री सेल्सियस तक का बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है। मेल्ट करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये मेल्टेड स्टील है। ये इसको मेल्ट करने के बाद क्या किया जाता है, इसके जस्ट ऊपर हमने क्या किया था, ये जस्ट ऊपर हमने मोल्ड बनाया था। तो ये मोल्ड है, उसमें वो पिघले हुए स्टील को इसके अंदर डाला जाता है। एक बार वो स्टील डाल दिया तो वो क्या करेगा, स्टील की ये मोल्ड जिस शेप का होगा वो शेप ले लेगा। अंदर डालने के बाद उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद एक पर्टिकुलर शेप वो ले लेता है। जहां पर ऐसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट का एग्जांपल है, ऐसा एक शेप ले लेगा। मोल्ड जिस शेप का होगा वो शेप वो ले लेगा। ये मोल्ड के अंदर डालने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है तो वो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। ये प्रोडक्ट को भी बार बार रीहीट करना पड़ता है, उसको भी अलग तरीके के फर्नेस में बार बार गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद फिर से बहुत ठंडा कर देते हैं, फिर से गर्म करते हैं। ये प्रोसेस से क्या करते हैं कि अंदर जो इंप्योरिटी है, अंदर जो एयर के बबल्स है वो निकल जाए और उसके बाद एक प्रॉपर प्रोडक्ट बने। इस तरीके के प्रोसेस होती है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है बिजनेस की। शुरुआत कहां से होती है, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएगी तो डिजाइन बनेगी, डिजाइन के अकॉर्डिंग मोल्ड बनेगा। ठीक है, तो ये पूरी सिंपल प्रोसेस है बिजनेस में। प्रोसेस में और कुछ नहीं है। यहाँ पर कस्टमाइजेशन बहुत ही मेन चीज है, स्पेशली स्टील कास्ट के लिए। स्टील कास्ट के जो मार्जिन है वो उसके पीयर्स के मुकाबले बहुत अच्छे मार्जिन है, राइट। ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री में सेकेंड रैंक पर बिलोंग करता है मार्जिन के कंपेरिजन में। तो इसके हाई मार्जिन क्यों है? क्योंकि पहले तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज को वो कैटर करती है, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, माइनिंग हो गया, राइट, कंस्ट्रक्शन हो गया, और उसके बाद भी वहां पर वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाता है। ध्यान से देखो, एक और चीज़ है, और वो चीज़ ये है, स्टील कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल पहले से खरीद के रखता नहीं है। जैसे जैसे ऑर्डर आते जाते हैं ये मार्केट में एक्यूरेट क्वांटिटी खरीदता रहता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। इससे क्या होता है कि स्टील के जो प्राइसेस होते हैं ना, वो रॉ मटेरियल स्टील के प्राइसेस बहुत ही मूवमेंट करते रहते हैं, बहुत ही वोलेटाइल होता है। तो रॉ स्टील के प्राइसेस भी बहुत वोलेटाइल होते हैं। तो ये क्या है कि अगर स्टील कास्ट ने मान लो पहले से ही बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद के रख दिया और उसके बाद स्टील के प्राइस अगर गिर गए तो उसके पास जो इन्वेंट्री होगी रॉ मटेरियल की बहुत महंगे दाम
दाम वाली होगी, तो वो फिर उसको कहीं ना कहीं उसके मार्जिन में बहुत ज्यादा डेंट लगा देगा, बहुत ज्यादा मार्जिन गिर जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा खरीद के नहीं रखते, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड थोड़ा फोरकास्ट कर लेते हैं फ्यूचर डिमांड कैसी रहेगी, उनके क्लाइंट से थोड़ा बात कर लेते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं सिंपली कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। इससे दो चीज होती है कि पहले तो बहुत एडवांस में पैसा जो है वो इन्वेंट्री में ब्लॉक नहीं होता, और दूसरा जो है स्टील प्राइस की वोलेटिलिटी से भी ये बच जाता है। स्टील कास्ट का सबसे बड़ा मोट क्या है? स्टील कास्ट का सबसे बड़ा मोट है कि 75% प्रोडक्ट जो है, जो स्टील कास्ट सेल करता है, उसकी करीबन 75% कास्टिंग प्रोडक्ट जो है वो फुल्ली मशीन्ड सेल होती है। अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना, 75% प्रोडक्ट जो है फुल्ली मशीन्ड सेल की जाती है। अभी ये कीवर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि फुल्ली मशीन्ड का मतलब क्या है। यहाँ पर फुल्ली मशीन्ड मतलब फुल्ली के बाजू में ये शब्द है मशीन्ड, तो पहले इसको समझना जरूरी है कि मशीन्ड मतलब क्या। ओके, चलो उसको समझते हैं। जो भी 3 तरीके की कास्टिंग प्रोडक्ट होती है, 3 तरीके की। पहला होता है फोर्ज्ड, ये आपको जो सबसे लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये फोर्ज्ड कास्टिंग है, इसको फोर्जिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मेटल को बहुत ही ज्यादा गर्म करके हेवी हैमर से पीट पीट कर शेप दिया जाता है। उसे क्या होता है कि उससे हैमर से पीटने की वजह से मेटल का जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है ना, ये मेटल का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इतना टाइट हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा वार किया गया है, बहुत ज्यादा हैमर से पीटा गया है, तो ये एकदम अंदर का ग्रेन स्ट्रक्चर एकदम टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई हो जाती है। फोर्ज्ड पार्ट्स की स्ट्रेंथ बहुत हाई हो जाती है, इसके ऊपर प्रेशर आए, इससे कुछ भी खुदाई का काम करवा लो तो ये खुद नहीं टूट जाएगा। दूसरा कैटेगरी आप समझो, दूसरा कैटेगरी है कास्टिंग, जो स्टील कास्ट का मेन काम है। कास्टिंग में क्या होता है कि मेटल को मेल्ट किया जाता है और उसके बाद उसको मोल्ड में डाल दिया जाता है और ठंडा होने के बाद वो शेप ले लेता है। यहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स शेप बनाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और तीसरा प्रोसेस ये है, तीसरा है सीएनसी मशीन। मतलब क्या कि मैंने कास्टिंग कर लिया, कास्टिंग करने के बाद इस तरीके का दिखता है, चीजें इस तरीके की दिखती है। देखो यहाँ पर बीच वाला इमेज ध्यान से देखो, इस तरीके की चीज दिखती है। इमेज पे फोकस करो, ये बीच वाली इमेज पे, ये कास्टिंग करी हुई प्रोडक्ट है, ये फोर्जिंग करी हुई प्रोडक्ट है। ठीक है, फोर्जिंग करी हुई जो प्रोडक्ट है वो इतनी परफेक्ट नहीं है, उसका सरफेस देखो उतना परफेक्ट नहीं है ना, क्योंकि वो हैमर से मार के प्रेशर देकर बनाई गई चीज है, ये कास्ट करके बनाई गई चीज है। तो ये कंपेरेटिवली फोर्जिंग के हिसाब से ये थोड़ा स्मूथ सरफेस है बाहर का, है ना। और ये जो है सीएनसी मशीन, एक स्पेशल टाइप के मशीन्स आते हैं सीएनसी के, उसके अंदर एक मेटल का टुकड़ा डाल दिया जाता है। सीएनसी मशीन जो होते हैं उसको एक डिजाइन, कंप्यूटर वाले मशीन्स होते हैं ये सब, उसको एक डिजाइन दी जाती है कि भाई तुझे ये डिजाइन का पार्ट कट करना है, तो मैं अगर उसको स्क्वायर ब्लॉक दूंगा स्टील का तो उसमें से ये कट करके दे देगा। तो आप समझो कि मशीन ने कट किया है तो ये कितना प्रिसीजन वाला कटिंग है। ये ध्यान से देखो, ये प्रॉपर इसके अंदर के जो होल्स है और सब एकदम प्रॉपरली प्रिसाइजली कट हुआ है। तो कहने की बात ये कि सीएनसी मशीन जो है ये नई टेक्नोलॉजी है, नहीं मतलब काफी साल से है, पर कहने की बात है कि थोड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी की जहां पर ऐसे स्टील के पार्ट्स यूज करने हो कि जहां पर बिल्कुल ही सरफेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, वहां पर इस तरीके के सीएनसी मेड मशीन्ड पार्ट्स यूज होते हैं। तो तीनों के अपने डिफरेंस समझ ली। अभी देखो स्टील कास्ट का चीज क्या है, ये स्टील कास्ट 75% कास्टिंग जो है वो अपना फुल्ली मशीन सेल करता है, मतलब इस तरीके का, ये जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है इस तरीके का सेल करता है, फुल्ली मशीन सेल करता है वो। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये सीएनसी मशीन में बनाया हुआ चीज है तो यहाँ पर इसकी प्राइसिंग ज्यादा होगी। यहाँ पर नॉर्मल हैमर यूज नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ कास्टिंग यूज नहीं किया है, यहाँ पर स्पेशल सीएनसी मशीन यूज किया, तो यहाँ पर प्राइसिंग ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की मार्जिन बहुत बेटर होंगे। तो स्टील कास्ट का मेन काम यह है कि जो भी माल बनता है उसका करीबन 75% वो रॉ कास्टिंग नहीं सेल करते हैं, पर बिल्कुल फिनिश्ड और रेडी टू यूज सेल करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि मान लो कि कोई कंपनी ने पहले मान लो ये बनाया, ये हैमर से बनी हुई चीज या तो ये बनाया, तो इसको डायरेक्टली काफी बार यूज नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, वो कंपनी को ऐसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा कि जो सीएनसी से इसमें से ये बना दे, या तो जीरो में से एक स्टील के बिलेट में से या ब्लॉक में से इस तरीके के पार्ट बना दे। तो क्योंकि काफी सारी कंपनी ये सीएनसी वाले मशीन जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी, उसके लिए बहुत बड़ा कैपेक्स लगता है। तो स्टील कास्ट का स्ट्रेंथ क्या है कि उसके पास इस तरीके के मशीन्स है, तो ये डायरेक्टली ऐसे प्रोडक्ट सेल करती है कि वो इस तरीके के कोई भी व्हीकल में डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाए। तो ये व्हीकल के जो कंपनी होगी ना, जो ये व्हीकल्स बनाती है, जो ओईएम्स बोलते हैं उसको, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसको डायरेक्टली स्टील कास्ट से प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी, मतलब उसको कहीं पर बीच में कोई मिडलमैन नहीं रखना पड़ेगा। तो ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर ज्यादा वैल्यू है, यहाँ पर ज्यादा मार्जिन है, यहाँ पर ज्यादा रियलाइजेशन है, प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है। ठीक है, क्लाइंट को रेडी टू यूज कंपोनेंट मिलता है, इससे उसको प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है। इसीलिए भी स्टील कास्ट के जो मार्जिन है वो उसके कंपटीटर के मुकाबले बेटर है। सबसे पहले
आगे के पोर्शन की शुरुआत करते हैं कि गाइडेंस क्या दिया है प्रमोटर ने। प्रमोटर ये कहता है कि 2027 में 20% से ज्यादा ग्रोथ होगा। तो सबसे पहले ये जाके देख लेते हैं। 2026 में भी सिर्फ 12% का ग्रोथ था, उससे पहले तो 8% का डी ग्रोथ था, 14% का डी ग्रोथ था। उससे पहले के 2 साल जो थे वो थोड़े एक्सेप्शनल ईयर थे, 91% का ग्रोथ, फिर 57% का ग्रोथ। उसके बाद पिछले 3 साल से 20% का ग्रोथ नजर नहीं आया है। यहाँ पर ये पॉजिटिविटी एक नजर आ रही है, 20% का ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने गाइड किया है। अगले 3 साल कंपनी बोल रही है कि सिर्फ 27 नहीं, 27, 28 और 29 टिल FY19 20% और उससे ज्यादा से ग्रो करते रहेंगे। कंपनी का एक ड्रीम है कि 2027 में 100 CR के पैट तक पहुंचना। ठीक है, 2026 में अभी जो रिजल्ट आया था 86 करोड़ का पैट है, वो 100 CR तक पहुंचना। एक दूसरा एक कंपनी का ड्रीम है कि अपने सेल्स को डबल कर देना। तो 2026 में कंपनी का सेल्स कितना है एक बार देख ले। 2026 में करीबन 400 करोड़ का सेल्स कंपनी ने दिखाया था। 2029 में 3 साल बाद 860 करोड़ का रेवेन्यू एक गाइड किया है कंपनी ने। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का एक टारगेट दिया है। करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो करीबन 63-64% है। 2026 का जब रिजल्ट आया वो 90% तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। डेट है नहीं कंपनी के पास। कंपनी को अगर कहीं से नए एसेट्स परचेज करने के लिए डेट लेना भी पड़ा तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी डेट फ्री कंपनी है। तो बहुत पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी है कि कंपनी अपना एसेट यूटिलाइजेशन बढ़ाने की बात कर रही है। तो यहाँ पर एक और चीज है कि अननेसेसरी नया कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आने वाले 3 साल क्या करती रहेगी, जो ऑलरेडी उनके पास जो मशीन्स है, ऑलरेडी उनके पास जो लैंड है, उसका ही यूज करते करते अपना यूटिलाइजेशन बढ़ाएगी, 90% तक यूटिलाइजेशन ले जाएगी और उसके बाद फिर सोचेगी कि नया प्लांट लगाना है नहीं लगाना। पर यहाँ पर एक पॉजिटिव बात क्या है कि एसेट जो भी है, जो भी खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, वो खर्चा तो हो गया, पर अभी आने वाले 3 साल में जो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब क्योंकि यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, यूटिलाइजेशन बढ़ गया, 90% के यूटिलाइजेशन रेट पर कंपनी अगर माल बनाने लगी तो अकॉर्डिंगली उसने रेवेन्यू पोटेंशियल भी देखा होगा, रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। तो वो रेवेन्यू के नीचे जो खर्चा है, कॉस्टिंग का जो पूरा सिस्टम है वो सेम रहेगा, पर रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो आने वाले टाइम में मार्जिन बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्पेशली पेट बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये गाइडेंस है, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म गाइडेंस हो गया 27 का और एक 29 का, एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस हो गया। कंपनी के मोड्स क्या है, मोड्स मतलब यूएसपी, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, ऐसे कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से कंपनी बाकी की कंपनी से अलग होती है। तो ज्यादातर फाउंड्रीज जो होती है ना, फाउंड्री मतलब कोई ऐसी कंपनी जो स्टील को या कोई भी मेटल को पिघला के उसमें से चीजें बनाती हो। ज्यादातर फाउंड्रीज जो है ना वो बेसिक कास्टिंग बनाती है, जैसे पाइप हो गया। तो जो पाइप बनाने का जो प्रोडक्ट है वो एक बेसिक कास्टिंग हो गया, इसमें कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी प्लेयर जो है, नया प्लेयर, वो भी सस्ते में प्लांट डाल देगा और ऐसे बेसिक कास्टिंग को इसके मार्केट में उतर जाएगा, राइट। कंपनी क्या करती है, स्टील कास्ट का मेन काम है कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन और कॉम्प्लेक्स कास्टिंग बनाती है। इसका मतलब ये कि मेटल का जो अलॉय मिक्सचर होता है वो हर कस्टमर के लिए अलग अलग होता है और स्पेसिफिकेशन भी अलग अलग होता है। ग्लोबल जो भी कंपनीज होती है, ग्लोबल जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो किसी भी नए वेंडर से तुरंत माल नहीं खरीदते, क्योंकि हमने एक और कंपनी के स्टडी में देखा था कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने वेंडर अप्रूवल इजीली नहीं देती है, वो बहुत साल लगा देती है। बहुत साल पहले वो वेंडर से छोटी छोटी चीजें ऑर्डर करेगी, उसको टेस्ट करेगी और उसके बाद एक बड़े ऑर्डर के लिए उसको फाइनलाइज करती है वेंडर को, राइट। डायरेक्टली माल नहीं खरीदती है। और क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो है 2 से 3 साल चल सकता है। इस वजह से नए कॉम्पिटिटर का इसमें आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि पहले तो ये बिजनेस में एकदम उठ के कोई नया प्लेयर आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर एक अपने आप स्टील कास्ट के लिए मोड हो गया। उसके बाद ओईएम के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, ओईएम मतलब क्या, यहाँ पर आप एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ जब जब भी मैं ओईएम बोलूँ उसका मतलब आप समझो कि ये कंपनी ये इस तरीके के एस्केवेटर और इस तरीके के खुदाई की मशीन्स बनाती है, ये ओईएम हो गए। तो ओईएम के लिए सबसे बड़ा हेडेक क्या होता है, ओईएम के लिए हेडेक होता है कि वो कास्टिंग किसी और से करवाए, फिर मशीनिंग किसी और से करवाए, राइट। हमने यहाँ पर देखा था, हमने यहाँ पर ही जस्ट देखा था कि कास्टिंग और मशीनिंग अलग अलग चीज होती है। यहाँ पर हमने क्या देखा था, कास्टिंग तो यहाँ पर हो गया, पर कास्टिंग करने के बाद मुझे उसकी सरफेस जो एकदम स्मूथ चाहिए, तो मुझे सीएनसी मशीन में मशीनिंग प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो अगर मैं एक ऐसी कंपनी हूँ जो कास्टिंग तो करती हूँ पर मशीनिंग अगर नहीं करती हूँ तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि मेरा क्लाइंट जो है मेरे पास कास्टिंग करवाएगा पर मशीनिंग के लिए कहीं और चला जाएगा, तो मेरे लिए नुकसान है वो। तो स्टील कास्ट के लिए क्या फायदा है कि वो कास्टिंग भी करती है, मशीनिंग भी करती है, वो एक फायदा है। दूसरा फायदा ये भी है कि बड़े वेंडर को अगर स्टील कास्ट जैसा एक प्लेयर मिल गया, वो एक ही प्लेयर के पास कास्टिंग भी हो जाता है, फिर उसका स्मूथनिंग का प्रोसेस भी हो जाता है, मशीनिंग भी हो जाता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा सही है। फिर कास्टिंग इंडस्ट्री जो है वो साइक्लिकल होती है, डिमांड यहाँ पर अप डाउन होती रहती है। ये कोई भी एरे गेरे कंपनी के लिए ये डिमांड अप डाउन से साइक्लिसिटी समझना डिफिकल्ट हो जाता है। स्टील कास्ट के पास 66 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसका मतलब ये कि उन्होंने कई
कई सारे डिमांड्स देखे, कई सारे अप डाउन्स देखे, और इतने सारे अप डाउन्स जब वो देख लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि उनको कौन से टाइम में, कौन से वॉर की सिचुएशन में, कौन से रिसेशन की सिचुएशन में क्या करना, वो सब उनको पहले से थोड़ा एक आइडिया होता है। दूसरी बात की 90% जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो करीबन 15 साल से पुरानी रिलेशनशिप से आ रहा है। स्टील कास्ट जैसे क्वालिफाइड सप्लायर को रिप्लेस करना एक ओईएम के लिए बहुत मुश्किल होता है, हाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगता है। क्योंकि आगे कंपनी के कैपेक्स प्लान्स क्या है, कंपनी की जो करंट टोटल कैपेसिटी है 29,000 टन पर एनम है। ये इस तरीके से कैपेसिटी नापी जाती है क्योंकि स्टील को मेल्ट करके उसमें से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इतने टन स्टील को प्रोसेस करने की कैपेसिटी है कंपनी की। कंपनी का यूटिलाइजेशन का ग्राफ कैसे रहा है, FY23 में 52% यूटिलाइजेशन था कंपनी की, जितनी भी कैपेसिटी है टोटल, जितने भी मशीन्स है वो सबका। FY25 में 45% हुआ, FY26 में 48% हुआ, FY27 में आगे ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं करीबन 58 to 63% के आसपास रहेगा, राइट। आने वाले टाइम में 90% तक बढ़ेगा, मतलब यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं बढ़ा ही है। जितनी भी कैपेसिटी 2029 में हो जाएगी इसकी, मतलब जितनी कैपेसिटी है, पर यूटिलाइजेशन अगर 90% तक पहुंच गया तो वो यूटिलाइजेशन पे इनका जो रेवेन्यू अचीव होगा 850 करोड़ होगा, ठीक है, जो हमने देख लिया था। अगेन वही टारगेट है, सेल्स को डबल करना 3 साल में। नई कैपेसिटी ऐड करने का डिसीजन जो है वो फिलहाल कंपनी ने पेंडिंग रखा है। कंपनी ने बोला है कि जुलाई 2026, मतलब ये महीना जो भी चालू हुआ है आज, कि नया कैपेक्स कर रहे हैं कि नहीं, वो चीज पता चलेगी, तो वो उस टाइम आपको स्टडी करना है। नया एक ग्रीन फील्ड कैपेक्स ये लोग करने का सोच रहे हैं, इसमें आने वाले टाइम में होगा, जब ये जुलाई में जो भी कैपेक्स का नया डिसीजन लिया जाएगा उसमें ही ये नया ग्रीन फील्ड कैपेक्स का डिसीजन भी लिया जाएगा। थोड़ा पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं, पीयर कंपैरिजन देखना जरूरी है। स्टील कास्ट के पीयर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो स्टील कास्ट हो गया। दूसरा पीयर जो है वो एआईए इंजीनियरिंग। एआईए इंजीनियरिंग क्या करता है, इन ये सबका काम ऑलमोस्ट स्टील कास्ट जैसा ही है, स्टील को मेल्ट करके उसमें से प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। एआईए इंजीनियरिंग क्या करता है कि वो क्या, अभी देखो ये सब में डिफरेंस क्या रहेगा, सबका काम अगर सेम है तो सब में डिफरेंस क्या रहेगा, सब में डिफरेंस होगा कि एंड प्रोडक्ट क्या है। स्टील कास्ट का एंड प्रोडक्ट है इस तरीके की एक्सकेवेशन मशीन्स या माइनिंग मशीन्स या कंस्ट्रक्शन मशीन्स के अंदर के पार्ट्स बनाना, ठीक है। तो किसी और कंपनी कुछ और प्रोडक्ट के लिए पार्ट्स बनाती होगी, कोई और कंपनी किसी और प्रोडक्ट के लिए पार्ट बनाती होगी, तो वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोडक्ट कौन सी बना रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट के लिए आप पार्ट्स बनाते हो उसके उस ऊपर से ही आपको मार्जिन मिलेंगे। एआईए इंजीनियरिंग जो है वो किसके लिए काम करती है, उसका मेन काम है सीमेंट, माइनिंग और पावर। उसके बाद और इसके मार्जिन सबसे ज्यादा है, अगर आप नीचे मार्जिन देखो एआई इंजीनियरिंग के 29% इबिटा मार्जिन है, क्योंकि एआई इंजीनियरिंग का थोड़ा थोड़ा काम डिफेंस और एरोस्पेस और वहां पर भी है, यहाँ पर मार्जिन इसलिए इसके ज्यादा है। और स्टील कास्ट जो है, स्टील कास्ट के मार्जिन सेकंड रैंक पर बिलोंग करते हैं उनके सभी पीयर्स में, करीबन 27% के मार्जिन। बाकी उसके जितने भी पीयर्स हैं ये सबके मार्जिन जो है वो कंपेरेटिवली कम है। देखो यहाँ पर एक नीचे मैंने मार्जिन कंपेरिजन भी दिया है, एआईए के मार्जिन सबसे ज्यादा है, स्टील कास्ट के सेकंड रैंक पर आते हैं। बाकी एक कंपनी है जयसवाल नेको। जयसवाल नेको क्या करती है कि अगेन ऑटोमोबाइल और बाकी इंडस्ट्री को कैटर करने वाली प्रोडक्ट बनाती है, अलॉय स्टील, कार्बन स्टील, कास्टिंग, रोल्ड प्रोडक्ट। नेल कास्ट जो है, नेल कास्ट कंपनी के मार्जिन सबसे कम है, नेल कास्ट के करीबन 9% के मार्जिन है। नेल कास्ट जो है ज्यादातर ऑटोमोबाइल के लिए पार्ट्स बनाती है और ऑटोमोबाइल में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है। नेल कास्ट का ज्यादातर काम जो है वो सीएनसी मशीन वाला नहीं है, तो उसके चलते क्या है कि उसके मार्जिन कम है। तो इस तरीके का एक मार्जिन कंपैरिजन था। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चलती है कि स्टील कास्ट के मार्जिन जो है उनके पीयर्स में बहुत ही अच्छा स्टैंड आउट करते हैं। अगेन पैट मार्जिन भी ऐसा ही है, पैट मार्जिन स्टील कास्ट के जो पैट मार्जिन है वो भी बहुत अच्छा है। अभी कुछ नेगेटिव्स देखते हैं कि नेगेटिव्स क्या है, क्योंकि अभी तक हमने पॉजिटिव्स देख लिए कि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी यहाँ पर देखो, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के पास कोई डेट है नहीं, कंपनी के पास डेट नहीं है। कंपनी ने ये बोला कि फिलहाल वो कैपेक्स उतना प्लान नहीं कर रही है ना। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को 90% तक पहुंचा देगी, तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी भी ज्यादा यूटिलाइज होने लगेगी, तो ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा, तो सभी चीजें अच्छी है। नेगेटिव चीजें क्या है वो थोड़ा एक बार नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहला नेगेटिव चीज की 60 साल का कंपनी का बिजनेस एक्सपीरियंस है, फिर भी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो एक सर्टेन लेवल ज्यादा बढ़ा नहीं है। 60 साल कंपनी काम करने के बाद भी 400 करोड़ के रेवेन्यू तक ही पहुंची है, तो ये एक हल्का सा ऐसी चीज दिखाती कि कहीं ना कहीं कंपनी ने सेल्स ग्रोथ उतना नहीं किया जितना मतलब आइडियली होना चाहिए या कुछ भी। या तो हो सकता है कि कंपनी ऐसे सेगमेंट में बिलोंग करती है, ऐसे सेगमेंट में प्रोडक्ट अपने सेल करती है कि जहां पर ही रेवेन्यू स्टेगनेंट होता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, एक रेड फ्लैग है। दूसरी बात की कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा है। 92% ऑफ सेल्स जो है, अगर मैं यहाँ पर 2 ईयर्स को कंपेयर करूं, 2024 को और 2025 को मैं कंपेयर करूं, तो
तो 2023 के फर्स्ट हाफ में 92% सेल्स जो था वो टॉप के 3 कस्टमर से ही आता था। 2024 में करीबन 75 to 88% सेल्स जो है वो 3 लोग ही देते हैं मिलके, और 2025 में भी वही है। अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत ये कि ये 3 लोग जो है, 3 लोग के ऊपर 3 लोग में से करीबन 75 to 88% रेवेन्यू, मतलब कंपनी मोस्टली 3 लोग के ऊपर चल रही है। अब ये 3 क्लाइंट जो है, ये 3 में से मान लो एक चला गया तो कंपनी के बहुत बड़े चंक को डैमेज हो जाएगा, मतलब उतना रेवेन्यू ढूंढेंगे कहाँ से? तो यहाँ पर एक अच्छी बात भी है कि अगर ये 3 क्लाइंट से एक रिलेशन रिश्ता अच्छा बना लिया, इसको अगर 3 क्लाइंट को डिमांड आएगी तो डिमांड पास ऑन कहाँ होगी? स्टील कास्ट को होगी, तो कंपनी को फायदा भी है। पर साथ में एक नेगेटिव पॉइंट, एक रिस्क फैक्टर भी है। यहाँ पर रिस्क फैक्टर ही स्टडी कर रहे हैं। दूसरी बात कि हाँ, माइनिंग अर्थ मूविंग से यहाँ पर एक रेवेन्यू पोर्शन कम हुआ है, तो ये भी एक थोड़ा चिंता वाली बात है कि माइनिंग अर्थ मूविंग से परसेंटेज थोड़े कम हुए हैं। यहाँ इसको एनालाइज करना जरूरी है। यहाँ एकदम प्रॉपर वाला रेड फ्लैग नहीं है। इसको एनालाइज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है कि ये रेवेन्यू गिरा है, पर वो जो रेवेन्यू गिरा है उसका जो जगह थी वो किसी और सेक्टर ने ले ली, उसकी वजह से यहाँ पर रेवेन्यू गिरा पर वहां पर रेवेन्यू बढ़ा होगा। ठीक है, जैसे माइनिंग से रेवेन्यू नहीं आ रहा है, पर मान लो कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, या मान लो सीमेंट से आ रहा है, या स्टील से आ रहा है। अभी आगे की एक रेवेन्यू विजिबिलिटी देखो। ओवरऑल अगर रेवेन्यू एक एनालिसिस करें 2013 से, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि 2013 में 288 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो पीक एक था। उसके बाद 2015 में क्या हुआ? 2015 में 81 करोड़ के रेवेन्यू है, तो 2 साल में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया, 2 साल में बहुत बड़ा क्रैश आया, करीबन 72% का क्रैश आया। उसके बाद 2020 में क्या हुआ? 5 साल में, 2015 से 2020, 5 साल में 81 करोड़ से 201, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक अपमूव दिखा, बहुत अच्छा 5 साल में। पर 2020 से 2023 में क्या हुआ? यहाँ पर भी एक अच्छा अपमूव दिखा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर वापस एक ड्रॉप आया 2023 से 2025 में, 477 से 376 हो गया। तो यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रही है कि बहुत ही कोई पैटर्न नहीं है रेवेन्यू में, एक साइक्लिसिटी नजर आती है कि रेवेन्यू 2 साल बढ़ता है, वापस 2 साल गिर जाता है, वापस 1 साल बढ़ता है, वापस गिर जाता है। तो यहाँ पर एक रेड फ्लैग है, एक नेगेटिव कंपनी का ये है कि कंपनी ऐसे बिजनेस को कैटर करती है कि यहाँ पर एक साइक्लिसिटी नजर आती है। तो आपको या कोई भी इन्वेस्टर को रेडी रहना पड़ता है इस तरीके की साइक्लिसिटी को फेस करने के लिए।